हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम कुछ डेली यूज होने वाले वर्ड्स को कवर करने वाले हैं और कुछ इस तरीके से कवर करने वाले हैं कि जो वर्ड्स रहेंगे उसके पहले हम वर्ब्स के फॉर्म को देखेंगे कि उसके फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। साथ में उसके सिमिलर वर्ड्स को भी देखेंगे, अपोजिट वर्ड को भी देखेंगे और साथ में जो मैं एग्जाम्पल दूंगी वो एग्जाम्पल में किस ग्रामर रूल को यूज करके उस सेंटेंसेस को फ्रेम किया गया है सभी को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसमें आपको वर्ड्स के साथ साथ बहुत सारे ग्रामर की नॉलेज भी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इसमें जो भी वर्ड्स मैं दूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसके वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट वर्ड इज एडवाइस। एडवाइस का हिंदी मीनिंग देखिए, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है तो आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एडवाइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी को सलाह देना। एडवाइस का मतलब तो हम जानते हैं, किसी को सलाह देना। और जब इसके वर्ब्स के फॉर्म को हम देखते हैं तो फर्स्ट हमारा फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म एडवाइस होता है। सेकेंड फॉर्म हम जब देखेंगे तो एडवाइस का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड। ईडी लग जाता है, ये रेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर वर्ब में लास्ट में हम ईडी लगाते हैं। और जब इसके थर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म भी हमारा सेम होता है, एडवाइस। तो हमारा ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। और V4 की जब हम बात करते हैं तो हमारा V1 जो रहता है उसमें ING अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा V4 बन जाता है। जैसे कि हमारा V1 एडवाइस है, यहाँ पे हम एडवाइस पहले लिख देंगे जैसे है, उसके बाद उसमें ING हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एडवाइजिंग हो जाएगा। ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। देन हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है एडवाइजेज। इसमें एस या फिर ES लगा देते हैं। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ES लगा देते हैं तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आता है। तो फर्स्ट फॉर्म आपको यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो आपका सब्जेक्ट बच जाता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और बहुत सारे मॉडल वर्ब के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आपका सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है और कहीं इसका यूज नहीं होता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत यूज होता है, परफेक्ट टेंस में होते हैं, साथ में आपका पैसिव वाले सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें यूज होते हैं। मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव का यूज कर देते तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है जब आपके सेंटेंस में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है तब उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट या फिर किसी वन पर्सन का नेम हो गया, ये हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसी के साथ आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं और किसी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं होता है। तो ये आपका हो गया। जैसे एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइज्ड। वर्ब का सेकंड फॉर्म का एडवाइज्ड का हो गया सलाह दिया, मतलब पास्ट में सलाह दिया। एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म का हो गया सलाह दे चुका है। एडवाइजिंग का मतलब हो गया सलाह दे रहा है और एडवाइजेज का मतलब होता है सलाह देता है। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनता है। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एडवाइस का सिनोनिम्स होता है सजेस्ट। अब सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होता है सिमिलर वर्ड्स। मान लो आपको कहीं ऐसा सिचुएशन आया कि आपको सलाह देने के इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा है तो उसका एडवाइस होता है, तो आप उसकी जगह सजेस्ट का यूज कर सकते हो क्योंकि सजेस्ट का मतलब भी होता है सलाह देना। तो आप अगर एडवाइस भूल भी जाते हो तो सजेस्ट का यूज कर सकते हो। अब इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? डिसवेट। क्या हो जाएंगे? डिसवेट। एडवाइस का अपोजिट हो जाएंगे डिसवेट। अब इसके एक एग्जांपल को बना के देखते हैं। जैसे कि अगर हम बोले उसने मुझे सलाह दिया था, मैंने क्या बोला? उसने मुझे सलाह दिया था। दिया था ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? उसने के लिए ही, किसी बॉय की बात करें तो उसने के लिए ही। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन V2, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। हम बोले उसने सलाह दिया था तो सलाह का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एडवाइज्ड। उसने मुझे सलाह दिया तो मुझे के लिए हमारा मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया था। वह मुझे सलाह देता है, लिख देंगे सलाह देता है। तो ही एडवाइजेज, यहाँ एडवाइजेज का यूज करेंगे, सलाह देता है। ता है, ती है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जिसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो गया? एडवाइजेज। तो हम यहाँ बोलेंगे ही एडवाइजेज मी, वह मुझे सलाह देता है। वह मुझे सलाह दे रहा है, ही इज एडवाइजिंग मी। वह मुझे सलाह दे रहा होगा,
he will be advising me, वह मुझे सलाह दे रहा होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं ग्रामर का यूज करके। तो ये समझ में आ गया, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, किसी के मामले में दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना। कोई काम करने जा रहा है तो उसमें उसके काम में रोक टोक करना, इसे हम बोलते हैं इंटरफेयर करना। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे हमारा इंटरफेयर, सेकेंड फॉर्म सेम रहेंगे, बस क्या हो जाएगा, ये भी रेगुलर वर्ब है, तो रेगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो इंटरफेयर्ड हो गया। हमारा थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाएगा, इंटरफेयर्ड। और फोर्थ फॉर्म में आप आईएनजी लगा देना, फिफ्थ फॉर्म में एस लगा देना। तो वो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बहुत ही इजी होते हैं, तो वो आप खुद से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका हो जाएगा इंटरफेयर, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इंटरफेयर और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंटरफेयर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हो गया। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रूड। इंटरफेयर का सिनोनिम्स हो जाएगा, इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना। आप इंटरफेयर का यूज करें या इंट्रूड का यूज करें, दोनों का मतलब क्या होता है, दखल देना। इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा अलाउ, मतलब कुछ अनुमति देना, कुछ करने के लिए अनुमति दे देना, अलाउ करना। अगर हम इसके एग्जाम्पल को बनाएं तो हम जैसे हम बोलते हैं ना, वो मेरी जिंदगी में दखल देता है। ता है, ती है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो वह मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप या फिर दखल देता है, तो वह के लिए ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो इंटरफेयर्स हो जाएगा। ही इंटरफेयर्स इन माई लाइफ, ही इंटरफेयर्स इन माई लाइफ, वह मेरी लाइफ में दखल देता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना या फिर किसी को अपमानित करना। इसके वर्ब्स के फॉर्म की बात करेंगे तो ह्यूमिलिएट के सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो ह्यूमिलिएट हो गया, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड ईडी लगा देंगे, ये भी रेगुलर वर्ब है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ह्यूमिलिएटेड। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ह्यूमिलिएट, सेकंड फॉर्म ह्यूमिलिएटेड, थर्ड फॉर्म ह्यूमिलिएटेड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्बैरेस। ह्यूमिलिएट के सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्बैरेस, मतलब एम्बैरेस का मतलब है किसी को नीचा दिखाना या फिर अपमानित करना। और इसके अपोजिट हो जाएंगे प्रेज, मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसकी हो जाएगा प्रेज। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं ना, वो दूसरों का अपमानित करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो दूसरों के अपमानित करता है। ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम बोलेंगे ही ह्यूमिलिएट्स अदर्स, वो दूसरों को अपमानित करता है, ही ह्यूमिलिएट्स अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या फिर किसी चीज को करने की अनुमति देना। अलाउ का मतलब आज्ञा देना या फिर किसी को अनुमति देना कोई काम करने के लिए। अगर इसके वर्ब्स के फॉर्म की बात करें तो अलाउ हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अलाउड, ईडी लग जाएगा, ये भी रेगुलर वर्ब है। और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अलाउड। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा अलाउइंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा अलाउस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे परमिट। अलाउ के सिनोनिम्स क्या होंगे, परमिट, और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे डिनाई, मतलब किसी काम को करने के लिए मना करना, डिनाई करना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम बोल सकते हैं ना, वह मुझे जाने की अनुमति दे चुका है। चुका है, चुकी है, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो मुझे जाने की अनुमति दे चुका है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पे तो हम लोगों ने सीखा है हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ही हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म अलाउड है तो अलाउड का यूज करेंगे हम। ही हैज अलाउड मी टू गो, वह मुझे जाने की अनुमति दे चुका है। He has allowed me to go, वह मुझे जाने की अनुमति दे चुका है या फिर मुझे जाने की आज्ञा दे चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब हो गया विभाजित करना या फिर बंटवारा करना। आप बंटवारा का भी यूज कर सकते हो या विभाजित करना, किसी चीज को, मतलब कोई चीज है उसका दो टुकड़ा कर देना, बांट देना उसको, तो हम उसे बोलेंगे स्प्लिट। इसके वर्ब्स के फॉर्म, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाता है वही हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाता है, मतलब इसके जो तीनों फॉर्म्स होते हैं ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं, स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी स्प्लिट, सेकेंड फॉर्म भी स्प्लिट और थर्ड फॉर्म भी स्प्लिट। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिवीजन। डिवीजन का मतलब भी हम जानते हैं कि डिवीजन का मतलब भी होता है बंटवारा करना, विभाजित करना। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे कनेक्शन, मतलब कनेक्ट करना, कुछ चीज विभाजित हो चुका है उसे कनेक्ट करना। जैसे हम बोल सकते हैं ना, वो हमेशा सभी में पैसों का बंटवारा करती है, वो हमेशा सभी में पैसों का बंटवारा करती है। ता है, ती है, यानी कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। तो सी, लड़की की बात करें, हमेशा यानी कि ऑलवेज का तो यूज करेंगे, सी ऑलवेज। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो हम बोलेंगे स्प्लिट्स। यहाँ पर एस इसमें यूज कर देंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, सी ऑलवेज स्प्लिट द मनी टू एवरीवन। सभी में पैसों का बंटवारा करती है तो टू एवरीवन का यूज करेंगे। ही ऑलवेज स्प्लिट द मनी टू एवरीवन, वो हमेशा पैसों का बंटवारा सभी में करती है। तो स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, विभाजित करना। नेक्स्ट हो गया अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी भी चीज को प्रभावित करना, प्रभाव डालना, तो उसे हम कहेंगे इंग्लिश में अफेक्ट। इसके फर्स्ट फॉर्म अफेक्ट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अफेक्टेड। ये भी हमारा रेगुलर वर्ब है तो ईडी यूज कर देंगे, अफेक्टेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा अफेक्ट, सेकेंड फॉर्म अफेक्टेड, थर्ड फॉर्म अफेक्टेड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑल्टर, अफेक्ट का सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑल्टर और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे रिमेन। तो हमारे अफेक्ट के सिमिलर वर्ड हो गए ऑल्टर, ऑपोजिट वर्ड हो गए रिमेन। जैसे कि अगर हमें सेंटेंस बोलना हो, आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। आपकी राय यानी कि आपकी जो ओपिनियन है मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी, करेगी गागेगी यानी कि फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आपकी राय यानी कि योर ओपिनियन की बात करेंगे, राय की बात करें, इसलिए राय का इंग्लिश होता है ओपिनियन। विल का यूज किया जाता है, विल नॉट नहीं करेगी, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट का यूज करेंगे, या फिर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन में वांट का भी यूज करते तो भी गलत नहीं होता, वांट का भी यूज कर सकते हैं। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, अफेक्ट माई डिसीजन। आपकी जो राय है मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। तो प्रभावित करना या प्रभाव डालने के लिए हम अफेक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है किसी भी कार्य जो खत्म हो चुका है उसे फिर से शुरू करना। कुछ काम है जो वो खत्म हो चुका है उसे फिर से शुरू करना यानी कि रिज्यूम करना। ये भी हमारा रेगुलर वर्ब है, रिज्यूम्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, रिज्यूम्ड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्टार्ट। रिज्यूम का मतलब ही फिर से शुरू करना और ये स्टार्ट का मतलब भी होता है फिर से शुरू करना। और इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे फिनिश, मतलब कोई काम समाप्त कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। जैसे अगर हम बोले वह काम फिर से शुरू कर देगा, वह काम फिर से शुरू कर देगा, गागेगी लड़की की बात करें तो विल का यूज करेंगे। ही विल फिर से काम शुरू कर देगा, ही विल रिज्यूम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ही विल रिज्यूम वर्क, वह फिर से काम शुरू कर देगा। आप यहाँ रिज्यूम की जगह क्या यूज कर सकते हैं, रिस्टार्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिस्टार्ट का मतलब ही होता है कोई काम फिर से शुरू करना। तो रिज्यूम का मतलब हो गया फिर से शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड इज पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है लाड प्यार करना। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को करता है ना लाड प्यार, तो लाड प्यार को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं पैम्पर। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे पैम्पर, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे पैम्पर्ड, पैम्पर्ड ईडी हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा हमारा पैम्पर्ड। पैम्पर, पैम्पर्ड, पैम्पर्ड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉडल, CODDLE, कॉडल। पैम्पर के सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉडल। और इसके अपोजिट हो जाएंगे डिसअपॉइंटेड। क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड। पैम्पर के अपोजिट हो जाएंगे डिसअपॉइंटेड। जैसे अगर हम बोले वह अपने बच्चों को लाड प्यार करती थी की बात करें, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट किसी गर्ल की बात की है तो C और V2 हो जाएगा हमारा पैम्पर्ड। पैम्पर का V2 क्या हो जाएगा, पैम्पर्ड हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को लाड प्यार करती थी। सी पैम्पर्ड हर चाइल्ड या फिर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को बहुत ही लाड प्यार करती थी। नेक्स्ट वर्ड इज एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना या फिर आप बोल सकते हो प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब तारीफ करना या फिर किसी की प्रशंसा करना। इसके वर्ब्स के फॉर्म हो जाएंगे, ये भी हमारा है रेगुलर वर्ब, एडमायर्ड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे एडमायर्ड।
एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपलॉड, APPLAUD। अपलॉड का मतलब ये होता है तारीफ करना या फिर किसी की प्रशंसा करना। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे डिस्पाइज, घृणा करना। एडमायर के ऑपोजिट हो जाएंगे डिस्पाइज। जैसे अगर मैं बोलूं मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी तारीफ कर रही हूँ या फिर उसकी प्रशंसा कर रही हूँ। हिंदी वाले सेंटेंस को पहले आप ध्यान से सुनिए। मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी तारीफ कर रही हूँ, तो कर रही हूँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई एम एडमायरिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। आई वॉज एडमायरिंग हर, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ हार्ड वर्क, उसकी कड़ी मेहनत के लिए मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ या फिर तारीफ कर रही हूँ। आई एम एडमायरिंग हर फॉर हर हार्ड वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, किसी को बहुत ही ज्यादा परेशान करना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉदर। इसके फॉर्म्स हो जाएंगे, ये भी रेगुलर वर्ब है तो इसके फॉर्म्स हो जाएंगे बॉदर्ड, और इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बॉदर्ड, और इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे ट्रबल। ट्रबल का मतलब ही क्या होता है परेशान करना, ट्रबल मीन्स परेशान करना, और इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे कंफर्ट। कंफर्ट यानी कि आरामदायक, किसी को परेशान नहीं करना। बॉदर का मतलब हो गया परेशान करना, उसके फर्स्ट फॉर्म बॉदर, सेकेंड फॉर्म बॉदर, थर्ड फॉर्म बॉदर्ड, और सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रबल और ऑपोजिट हो जाएंगे कंफर्ट। हमारे जैसे सेंटेंस अगर हम बोले वह मुझे परेशान करता रहता था, वह मुझे परेशान करता रहता था, करता रहता था कोई काम पास्ट हैबिट को शो करता है तो हम उसमें यूज्ड टू का यूज करते हैं ना, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कोई काम आप हैबिट के तौर पर पास्ट में किया करते थे उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो हम बोल रहे वह मुझे परेशान करता रहता था पास्ट में, तो हम बोल सकते हैं ना ही यूज्ड टू, और यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो परेशान करने के लिए बॉदर या फिर ट्रबल दोनों का भी यूज कर सकते हैं आप। बॉदर्ड मी, वह मुझे परेशान करता रहता था पास्ट में, पास्ट हैबिट को आप शो कर रहे हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा ही वीडियोस आपको सिर्फ हमारे चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे ही मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसे ही वर्ड वाली वीडियो हमेशा लेकर आती रहूंगी। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, किसी को लेकर चिंता करना या फिर चिंतित रहना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसर्न, चिंता करना। इसके वर्ब्स के फॉर्म हो जाएंगे कंसर्न का फर्स्ट फॉर्म कंसर्न, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कंसर्न, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा कंसर्न्ड। ये भी हमारा क्या है रेगुलर वर्ब है। कंसर्न, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वरी। कंसर्न के सिनोनिम्स हो जाएंगे यानी कि सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे वरी, और इसको ऑपोजिट हम कर सकते हैं अनकंसर्न। कंसर्न के ऑपोजिट क्या हो जाएंगे अनकंसर्न। जैसे अगर हम सेंटेंस बोले वह आपको लेकर चिंतित था, वह आपको लेकर चिंतित था, तो हम बोलेंगे he was concerned। चिंतित था पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे he was concerned। वर्ब का थर्ड फॉर्म he was concerned about you, वह आपको लेकर चिंतित था, he was concerned about you। नेक्स्ट वर्ड इज confess। कन्फेस का मतलब होता है दोष स्वीकार करना। मान लो आप कोई काम कर दिए, कोई गलत काम कर दिए और जाकर अपने पेरेंट्स के सामने स्वीकार कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है, तो दोष स्वीकार करना, अपनी गलती को मानना, यानी कि वो गलती को कन्फेस करना। इसके वर्ब्स के फॉर्म हो जाएगी फॉर्म कन्फेस, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कन्फेस्ड, ईडी लग जाएगा, ये भी रेगुलर वर्ब है, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कन्फेस्ड। कन्फेस, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडमिट, एडमिट, एडमिट हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड, और ऑपोजिट हो जाएंगे कंसील। कन्फेस के ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे कंसील। जैसे अगर मैं बोलूं मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं, मैं कुछ कबूल यानी कि एक्सेप्ट करना चाहता हूं, कुछ कबूल करना चाहता हूं, तो हम बोल सकते हैं ना कबूल करना चाहता हूं, यानी कि कुछ चाहने के लिए हम वांट का यूज करते हैं। या मैंने वांट के यूजेस में आपको एक्सप्लेन की थी कि किसी कुछ चाहने के लिए आप वांट का यूज करते हैं। तो मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं तो हम बोल सकते हैं आई वांट, वांट का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई वांट टू कन्फेस समथिंग, कुछ कबूल करना चाहता हूं यानी कि समथिंग का यूज करेंगे। आई विल कन्फेस समथिंग, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक यानी कि डूबना, कोई चीज डूब जाना।
सिंक का मतलब हो गया डूबना। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे सिंक, सेकंड फॉर्म आप इसे ध्यान दीजिए, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों अलग होते हैं। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंक, आई हमारा ए में बदल जाएगा, वॉवल्स चेंज होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संक, इसमें भी यू बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया सिंक, सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा संक, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सिंकिंग, सिंकिंग आईएनजी ऐड कर देंगे, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा सिंग्स, आज हम जोड़ देंगे, बस हमारा हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक, फोर्थ फॉर्म सिंकिंग, फिफ्थ फॉर्म सिंग्स। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डीप, डीप का मतलब भी होता है डूबना, या फिर आप ड्रॉप का भी यूज कर सकते हो, ड्रॉप का मतलब भी होता है डूबना। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे रेज, सिंक के ऑपोजिट हो जाएंगे रेज। जैसे अगर हम बोले ना पत्थर को पानी में फेंको तो वो डूब जाता है, पत्थर को पानी में फेंको तो वो डूब जाता है, तो डूब जाता है हम बोले तो पहले हम सेंटेंस बना देते हैं पत्थर को पानी में फेंको, तो हम इस तरह से बोलेंगे इफ। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, इफ जब हम इफ का यूज कर दे तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं। इफ यू थ्रो, फेंकने के लिए क्या यूज होता है, इफ यू थ्रो अ स्टोन, पत्थर को पानी में फेंको, फेंकने का काम कंटिन्यू चल रहा है, मतलब अभी मोशन में जा रहा है तो इनटू का यूज करेंगे। पत्थर को पानी में फेंको, कहाँ फेंकने की बात करें, पानी में यानी कि वाटर, तो वह डूब जाता है, ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो बोलेंगे इट सिंक्स। इट के साथ क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। पत्थर को पानी में फेंको तो वह डूब जाता है, इफ यू थ्रो अ स्टोन इनटू अ वाटर, पत्थर को पानी में फेंको तो वह डूब जाता है, इट सिंक्स। ठीक है, तो सिंक का मतलब डूबना। नेक्स्ट वर्ड इज इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, इरिटेट का मतलब चिढ़ाना, तंग करना। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे इरिटेट, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे इरिटेटेड, ईडी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे इरिटेटेड, ये भी हमारा ईडी लग जाएगा। ठीक है, तो इरिटेट, इरिटेटेड, इरिटेटेड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनॉय, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनॉय। इरिटेट के सिनोनिम्स अनॉय, और ऑपोजिट हो जाएंगे पैसिफाई। इरिटेट के ऑपोजिट हो जाएंगे पैसिफाई। जैसे हम बोले उसका घमंडी स्वभाव हमेशा दूसरों को चिढ़ाता है, उसका घमंडी स्वभाव हमेशा दूसरों को चिढ़ाता है, ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो उसका घमंडी स्वभाव हमेशा, पहला हमारा सब्जेक्ट हो गया उसका घमंडी स्वभाव हमेशा, तो उसका घमंडी स्वभाव यानी कि हिज एरोगेंट, हिज एरोगेंट नेचर, हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज, ये हमारा क्या सेंटेंस बन गया, उसका घमंडी स्वभाव हमेशा, हमेशा मुझे चिढ़ाता है, यानी कि इरिटेट्स मी। यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा, इरिटेट्स मी, मुझे चिढ़ाता है। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी, उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज बैबल। बैबल का हिंदी मीनिंग होता है गपशप करना, किसी से बात करना या फिर गपशप करना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बैबल। इसके फर्स्ट फॉर्म होते हैं बैबल, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे बैबल्ड, इसमें भी ईडी लग जाएगा बैबल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे बैबल्ड। तो फर्स्ट फॉर्म बैबल, सेकेंड फॉर्म बैबल्ड, थर्ड फॉर्म भी बैबल्ड, और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ड्राइवल, ड्राइवल। ठीक है, बैबल के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ड्राइवल, और ऑपोजिट हो जाएंगे क्वाइट, मतलब शांत, बिल्कुल शांत रहना। बैबल का ऑपोजिट क्वाइट। जैसे कक्षा के बीच गपशप ना करे, कक्षा मतलब क्लास के बीच में आप गपशप ना करे, तो ना करे, मना करे तो डोंट का यूज करेंगे, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। पहले हम सेंटेंस बना देते हैं, डोंट बैबल, गपशप ना करे, डोंट बैबल इन बिटवीन, क्लास के बीच यानी कि बिटवीन द क्लास, क्लास के बीच गपशप ना करे। हमारा जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाली वीडियो में आप वो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर हमारा रहता है तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो बैबल का मतलब हो गया गपशप करना, डोंट बैबल इन बिटवीन द क्लास, कक्षा के बीच में गपशप ना करें। तो गाइस इसी तरह से हम और भी बहुत सारे वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।